हेलो एवरीबॉडी, वी वर डिस्कसिंग फैक्ट्रीज एक्ट। हमने फैक्ट्रीज एक्ट की चर्चा की, हमने शुरुआत की, ये बातचीत की कि भाई फैक्ट्रीज एक्ट क्यों लाया गया है, ठीक है, किसके बेनिफिट के लिए लाया गया है, वर्कर्स के बेनिफिट के लिए लाया गया है, उनके हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड चीजों को क्या करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, उसको ध्यान में रखने के लिए ये फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी, फैक्ट्री क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, वर्कर्स क्या होते हैं। ओके, उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द हेल्थ मेजर, द सेफ्टी मेजर एंड द वेलफेयर मेजर। हेल्थ में कितने थे हमारे पास, 10 मेजर्स थे। सेफ्टी में हम लोगों ने हर मेजर के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, विच वॉज अबाउट हजार्डस प्रोसेस एंड अबाउट द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑक्यूपायर, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे। उसके बाद हम लोगों ने वेलफेयर मेजर्स डिस्कस किए, जिसमें कि 8 चीजें हैं जिसके बारे में ऑक्यूपायर को ध्यान देना है। ओके, नाउ टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द सेम, और अब हम बात करने जा रहे हैं वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट। उसके बाद हमारी चर्चा होगी अबाउट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड यंग पर्सन्स, और उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द एनुअल लीव्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हम लोगों ने 6 टॉपिक जिसके बारे में हमें बात करनी थी फैक्ट्रीज एक्ट में, वो यहाँ पर आके खत्म होगा। सो वी आर गोइंग टू जस्ट रेज्यूम आवर डिस्कशन ऑन फैक्ट्रीज एक्ट। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट विद एनी ऑफ आवर डिस्कशन, मैं यहाँ पे 3 डेफिनेशन है जो क्लियर कर दूं। अडल्ट, adolescent and child and young person। ठीक है, सीधी सादी लैंग्वेज में अडल्ट कौन होता है, जिसकी उम्र 15 साल से अधिक होती है, हैज कंप्लीटेड, अंग्रेजी में बोले तो हैज कंप्लीटेड 15th ईयर ऑफ एज। ठीक है, मतलब 15 साल से ऊपर वाला। अडोलेसेंट कौन है, जो कि 15th ईयर से ऊपर है लेकिन 18th ईयर के नीचे है। ठीक है, 15 से 18 साल वाले अडोलेसेंट हैं। चाइल्ड है हु हैज कंप्लीटेड 14th ईयर ऑफ एज। ठीक है, 14 साल से ऊपर के बच्चे क्या हैं, मतलब आप कह सकते हो सिर्फ 14 साल वाला चाइल्ड है, 15 से लेकर 18 साल वाला अडोलेसेंट है, और 15 से ऊपर कोई भी है वो अडल्ट में ही गिना जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी 15 से ऊपर आपका अडल्ट है, लेकिन अगर वो 18 से नीचे है तो अडोलेसेंट है। और यंग पर्सन, ये अडोलेसेंट और चाइल्ड वाले लोग इस यंग पर्सन, यानी कितने हो गए, 14 से 18 तक, ये एज ग्रुप है जिसे हम कहेंगे यंग पर्सन। ओके, अब ये 4 चीजें आपको ध्यान में रहेंगी, ताकि हमारा जब आगे का डिस्कशन हो, जहां पे भी ये अडल्ट या अडोलेसेंट या चाइल्ड या यंग पर्सन लिखा हो, तो आपको समझ में आ जाए कि किस एज ग्रुप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो शुरू से क्या है, चाइल्ड, जो 14 के ऊपर, जो 14 कंप्लीट किया है वो चाइल्ड है। 15 कंप्लीट करते ही क्या लग जाता है, 15 साल से ऊपर सब अडल्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर 15 से 18 है, मतलब जिसे कहते हैं ना किशोरावस्था, तो 15 से 18 है तो वो क्या है, अडोलेसेंट है, और उसके ऊपर वो सब क्या है, सब अडल्ट में ही आते हैं। यंग पर्सन कौन है, चाइल्ड और अडोलेसेंट, यानी 14 से 18 साल के लोग यंग पर्सन बोले जाएंगे, मतलब आप उसमें चाइल्ड और अडोलेसेंट दोनों को मान के चलेंगे। सिमिलरली अडल्ट में अडोलेसेंट और जो 18 ईयर से ऊपर के अडल्ट है उनको मान के चलेंगे। बात समझ में आ गई, चलो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन द वर्किंग आवर्स। टॉपिक है
वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट्स, ठीक है, वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट्स। वर्किंग आवर ऑफ अडल्ट्स क्या होते हैं, यहां पे अब हम लोग लिखते जाएंगे। मैक्सिमम पर डे कितना काम करा सकते हैं, 9 आवर्स पर डे। 9 आवर्स पर डे एक आदमी से काम कराया जा सकता है। अडल्ट का मतलब लेडी हो चाहे मैन हो, कोई भी हो। अडल्ट का मतलब कौन हो गया, 15 से ऊपर किसी भी व्यक्ति से 9 आवर मैक्सिमम पर डे का काम कराया जा सकता है। उसके बाद कहा गया है कि जो शिफ्ट्स में अगर आप काम कराते हो, आप उनके लिए शिफ्ट्स अरेंज करोगे, तो एट अ टाइम 5 आवर्स मैक्स का काम करेगा एक पर्सन, 5 आवर्स मैक्सिमम काम करेगा। ये नहीं कि 9 घंटा आप काम करा सकते हो तो 9 घंटा लगातार वो काम कर रहा है। सुबह 9 बजे का आया हुआ है और शाम के 6 बज गई है, वो पर्सन काम किए ही जा रहा है, किए जा रहा है, देयर इज नो ब्रेक, नथिंग। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। फैक्ट्रीज एक्ट कहता है कि आप एक बार में किसी से 5 घंटे लगातार काम करा सकते हो। 9 बजे वो पर्सन आया है, 1 बजे आपको उसको ब्रेक देना ही पड़ेगा। आप हाफ एन आवर का ब्रेक दीजिए, 45 मिनट्स का ब्रेक दीजिए, लेकिन आपको एक ब्रेक देना ही पड़ेगा। बिना ब्रेक कराए आप नहीं कर सकते काम और आगे नहीं कर सकते, ठीक है। तो एट अ टाइम 5 आवर्स मैक्स, देन ब्रेक कितना, मिनिमम हाफ एन आवर। ऐसा नहीं कि 10 मिनट का ब्रेक दे दिया, हाँ चलो फिर से काम पे आ जाओ। मिनिमम हाफ एन आवर का आपको ब्रेक देना ही देना है। उसके बाद फिर आप फर्दर काम करा सकते हैं, ठीक है। बट टोटल मिला के ब्रेक और उसके काम करने का समय सब कुछ मिला के एक दिन में 10.5 घंटे से ऊपर का स्प्रेड नहीं होना चाहिए। एक वर्कर आपके यहाँ आया है और 12 घंटे से वहीं बैठा हुआ है, काम कर रहा है, ब्रेक ले रहा है, काम कर रहा है, ब्रेक ले रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। अगर वो पर्सन 9 बजे आया है, सुबह 9 बजे, तो 10.5 घंटे कितने हो गए, 7:30 बजे शाम का। दैट इज द मैक्सिमम दैट ही इज गोइंग टू बी देयर एंड वर्क फॉर द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 10.5 घंटे पूरे दिन में इंक्लूडिंग ब्रेक्स। काम कितना करा सकते हो, मैक्सिमम 9 आवर्स अ डे, और ब्रेक देना पड़ेगा 5 आवर के बाद, तो मैक्सिमम ब्रेक देना ही पड़ेगा हाफ एन आवर का, ठीक है। ये हो गए वर्किंग आवर्स। उसके बाद बात आती है कि वर्किंग आवर्स के साथ साथ अब कुछ हॉलीडेज भी होने चाहिए, ठीक है, हॉलीडेज भी होने चाहिए। तो हॉलीडे के पहले हम यहां पे एक और बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया वर्किंग आवर पर डे का, ये तो हो गया डे वाइज। अब वीक की बात कर लेते हैं। एक वीक में 48 आवर्स से ज्यादा किसी से आप काम नहीं करा सकते। 48 आवर्स अ वीक का मतलब कितना हो गया भाई, 6 दिन कोई पर्सन काम करेगा, एक दिन को तो छुट्टी लेगा, अभी उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो 6 दिन में अगर एक पर्सन काम करता है तो कहा गया 8 घंटे मैक्सिमम, ठीक है ना। 8 घंटे का स्प्रेड दिया गया है ना, देखो ये मैं यहां बस ब्रैकेट में लिख रही हूं कि 6 डेज अगर वो काम करता है और 48 आवर्स उसको करना है तो 8 आवर्स पर डे उसका आना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी दिन ज्यादा कराते हो तो किसी दिन आपको उसको जल्दी भी रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में 9 आवर्स मैक्सिमम करा सकते हो, तो आप वीक में 6 दिन उससे 9 घंटे काम कराओ। अगर 6 दिन 9 घंटे काम कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 54 आवर्स अ वीक, विच इज अगेन अ वायलेशन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट कहता है कि एक दिन ज्यादा काम कराना है करा लो, 2 दिन ज्यादा काम कराना है करा लो, लेकिन ये देख के कराना कि फिर किसी और दिन तुम्हें जल्दी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे हफ्ते में उससे 48 आवर्स अ वीक से ज्यादा का काम नहीं करा सकते।
तो जहां पे भी उन लोग का रजिस्टर मेंटेन होता है, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट के तहत एक रजिस्टर मेंटेन होता है कि कब आपका वर्कर आया और कब गया, कितनी देर किस शिफ्ट में कहां कहां क्या क्या काम किया, तो वहां से जब कैलकुलेशन होगी और एक हफ्ते का निकाला जाएगा उसका कि हाउ मच ही हैज वर्कड, इट शुड नॉट बी मोर देन 48 आवर्स अ वीक, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा केस लॉ में ये डिसाइड हुआ है कि अगर किसी दिन 15 मिनट ज्यादा हो गया तो 15 मिनट इज नॉट अ वायलेशन, मतलब अगर पर्सन वीक में 48 आवर्स एंड 15 मिनट्स काम किया है तो इट्स नॉट अ वायलेशन, ठीक है। तो मतलब थोड़ा मोड़ा वायलेशन वो केस लॉ में डिसाइड हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी से 48 आवर्स की जगह 48.5 आवर्स काम करा रहे हो, 49 आवर्स काम करा रहे हो, इट इज डेफिनेटली अ वायलेशन, ठीक है। So 15 मिनट्स का एक्सटेंशन इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके। सो दैट इज अबाउट दी वर्किंग आवर। उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट कहता है कि आपको वीक में एक दिन छुट्टी भी देनी पड़ेगी। ये आपका वीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, ठीक है। मैंने वीक को ऐसे क्यों शुरू किया है ये अभी आप जब सेक्शन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे भी लिख सकती हूँ। तो साफ साफ लिखा गया है वीकली हॉलिडे में ये कहा गया है फैक्ट्रीज एक्ट में कि आपको वीक में एक दिन छुट्टी देनी ही देनी है। वो एक दिन कौन सा होगा? वो एक दिन होगा आपका द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है। तो संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। वीक डजंट स्टार्ट विथ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इट स्टार्ट्स विथ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक यानी कि संडे को आपको छुट्टी देनी ही देनी है, ये बात फैक्ट्रीज एक्ट में लिख दी गई है। लेकिन साथ ही में यह भी कहा गया है कि अगर किसी कारण से आपको एक पर्सन से संडे को काम कराना पड़ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके आगे आने वाले 3 दिनों में या तो छुट्टी देनी पड़ेगी या तो इसके पीछे के ये जो 3 दिन है उसमें छुट्टी देनी पड़ेगी। मतलब ये कॉम्पनसेटरी हॉलिडे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संडे को काम करा लिया तो करा लिया, उसके बदले में कोई छुट्टी नहीं देंगे। 7 दिन लगातार कोई वर्कर काम नहीं करेगा और उसको बीच में एक दिन की छुट्टी देनी ही पड़ेगी। अगर आप संडे को उससे काम कराते हैं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कोई एक दिन छुट्टी का जाना ही जाना चाहिए, ओके। इसके बाद एक केस लॉ में यह भी डिसाइड हुआ है कि अगर मान लो एम्प्लॉयर को संडे को काम कराना पड़ रहा है, मतलब उसके पास कुछ ऐसा नेचर ऑफ वर्क आया है या फिर कोई ऐसी मार्केट है जहां पे जरूरी हो जाता है कि यार संडे को काम करेंगे, ठीक है। कोई फैक्ट्री है भाई, अब हैंडीक्राफ्ट्स की है या कुछ भी है, एंड दे एक्सपेक्ट टूरिस्ट और कस्टमर्स ऑन संडे, दे कैन नॉट गिव रेस्ट टू देयर वर्कर्स ऑन संडे। तो उस केस में आप एक नोटिस दे सकते हो किसको? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, और उनको ये कह सकते हो कि भाई हमारा संडे की जगह कोई और दिन का आप छुट्टी बांध दीजिए, ठीक है। संडे की जगह आप मेरा कोई और दिन का छुट्टी बांध दीजिए, हमको चलेगा। यहां पे केस लॉ कहता है कि एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से संडे की छुट्टी चेंज नहीं करा सकता है। कोई बहुत मजबूरी है, उसको प्रॉपर रीजन देने पड़ेंगे कि क्यों वो संडे की जगह किसी और दिन की छुट्टी चाहता है। हर सर्कमस्टांस में संडे की छुट्टी देनी है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ऐसा है या नेचर ऑफ वर्क ऐसा है, एनीथिंग, ठीक है, तो फिर आपको संडे को आना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप संडे को बुला रहे हो तो ऐसे केस में पहले से नोटिस दे दो कि हमारे हर संडे वर्किंग लगना ही लगना है, मैं उसकी जगह इस दूसरे दिन को साप्ताहिक छुट्टी घोषित करता हूं, ठीक है। लेकिन यह काम एम्प्लॉयर सिर्फ अपने शौक के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करेगा, प्रॉपर रीजन होने चाहिए, ठीक है। कोई मजबूरी होनी चाहिए कि हम संडे को काम पे बुला रहे हैं,
ओके। और प्लस अगर आपने यहां पे संडे को कॉम्पनसेट भी किया है किसी और हॉलीडे से, ठीक है, अगर संडे कॉम्पनसेट हुआ है कॉम्पनसेटरी हॉलीडे से, तो फिर उस केस में आपको नोटिस देनी है टू द इंस्पेक्टर, प्लस आपको फैक्ट्री में नोटिस लगवानी भी है। ठीक है, किसी सामने की जगह फैक्ट्री में नोटिस लगनी भी चाहिए। ओके, सो दैट इज अबाउट योर वीकली हॉलीडे। यहां पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि वीकली हॉलीडे मिलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये कॉम्पनसेटरी हॉलीडे, ये तो हम लोगों ने बात की कि वीकली हॉलीडे का कॉम्पनसेशन कैसे होगा। इसके अलावा कॉम्पनसेटरी हॉलीडेज पूरे मंथ के भी होते हैं, ठीक है। तो ये तो वीकली वाला मेरा कॉम्पनसेटरी हॉलीडे है। इसके अलावा अगर मान लीजिए पूरे एक महीने में आपने एक पर्सन को छुट्टी नहीं दिया, नहीं दे पाए, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क ऐसा था, ऑर्डर ऐसा आ गया, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा आ गया, तो फिर जो छुट्टी उसकी एक महीने में पूरी बनती है, 4 दिन संडे इधर, वो 4 दिन पूरे उसको अगले महीने में मिलने ही चाहिए, या तो उसी मंथ में मिल जाने चाहिए, या तो फिर अगले 2 महीने के अंदर अंदर उसकी वो सारी छुट्टियां कॉम्पनसेट होनी चाहिए। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। तो आपका महीना मान लीजिए यहां से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30, ठीक है। 30 का महीना है मान लो, कोई भी महीना ले लो, सितंबर ले लो, ठीक है। तो ये आपका हफ्ता है। अब देखो यहां पे एक बात समझो कि ये सारे दिन एक पर्सन का बाय डिफॉल्ट छुट्टी होना चाहिए, ये दिन बाय डिफॉल्ट उसकी छुट्टी होनी चाहिए, ओके। लेकिन अगर फॉर एनी रीजन ये क्या कर पा रहे, ये छुट्टी नहीं ले पा रहे यहां पर, ठीक है, अगर ये यहां पे फॉर सम रीजन यहां पे छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर उनको क्या करना होगा, ये कॉम्पनसेटरी हॉलीडे, जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने बात की थी, ये या तो विद इन द मंथ दीजिए या तो विद इन 2 मंथ्स दीजिए। अब जैसे देखो, अगर मान लो एक पर्सन को 6 13 20 27 ये 4 दिन उसको छुट्टी मिलनी ही चाहिए थी, उसको मान लो इस एक दिन की नहीं मिली, ठीक है, उसको एक दिन की नहीं मिली, 13 को ही वॉज वर्किंग। अब कहा गया है कि अगर वो इस दिन पे वर्क कर रहा था तो उसको इसी महीने में किसी दिन कॉम्पनसेट कीजिए, जिसमें सबसे पहले क्या बात कही गई है कि आप या तो इस हफ्ते में एक दिन उसको छुट्टी देंगे, ठीक है, मतलब इसके प्रीसीडिंग 3 दिन में या तो वो छुट्टी ले ले,
या तो इसके अगले 3 दिन में छुट्टी ले ले। ओके, इसकी जगह यहां छुट्टी या यहां छुट्टी, कोई एक जगह छुट्टी मिलनी चाहिए। जो भी उसकी टेंटेटिव दिन है, 3 डेज प्रीसीडिंग और 3 डेज आफ्टर। मतलब ये कोई फाइनल छुट्टी नहीं है, इनमें से कोई एक दिन वो ले सकता है। ठीक है, इनमें से कोई एक दिन वो छुट्टी ले ले। अगर आप विद इन द मंथ उसको छुट्टी नहीं दे पा रहे, ओके, या तो आप इसमें से छुट्टी दीजिए, नहीं दे पा रहे कहीं और दे दीजिए, चलिए कॉम्पनसेट कर दीजिए। पूरा विद इन द मंथ भी नहीं दे पा रहे हैं तो अगले 2 महीने के अंदर अंदर उसकी ये एक दिन की छुट्टी कॉम्पनसेट होनी चाहिए। मतलब जब अगला महीना आएगा तो उसको एक्चुअली कितने मिलेंगे, ऑल संडेज तो मिलेगा ही, उसके अलावा जो एक दिन की छुट्टी उसकी यहां से है वो भी वो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करेगा। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर मान लो उसको ये चारों संडे नहीं मिले, मान लो कि उसको ये चारों संडे नहीं मिले, मतलब उसकी 4 डेज वाली जो छुट्टी थी इस मंथ में वो इसको इस पूरे मंथ में कहीं भी नहीं मिल सकी, तो फिर अगले 2 महीने के अंदर अंदर वो 4 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी लेगा। समझ गए? मतलब वही कॉम्पनसेशन, अगले महीने में फिर से 4 संडे आएंगे, ठीक है, तो वो 4 संडे तो अगले महीने के लेगा ही लेगा, इसके अलावा ये जो 4 यहां से कैरी फॉरवर्ड हो रहे इसकी भी छुट्टी लेगा। ठीक है, और उसका कोई पैसा काट नहीं सकता क्योंकि वो सब उसके कॉम्पनसेटरी हॉलीडेज हैं। नेक्स्ट, शिफ्ट ड्यूटी। अब शिफ्ट ड्यूटी में एक सीधी सी बात लिखी हुई गई है कि जिसकी जैसे नाइट शिफ्ट होती है, ओके, फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से दिन शुरू होता है रात के 12 बजे से, वो तो खैर आजकल हर ही जगह शुरू होता है, बर्थडे रात को 12 बजे विश होता है ना, तो फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से भी दिन रात को 12 बजे शुरू होता है। अब जो पर्सन सैटरडे की नाइट शिफ्ट में आया है वो तो एक्चुअली संडे में 6 घंटा काम कर रहा है। ठीक है, मान लो ये नाइट शिफ्ट लगी, ठीक है, और नाइट शिफ्ट है रात के 11 बजे से सुबह के 7 बजे तक। ठीक है, ये एक शिफ्ट है 8 घंटे की। तो जब 12 बजे, ठीक है, जैसे ही 12 बजा संडे लग गया तो वो पर्सन तो एक्चुअली संडे के 6 घंटा काम कर रहा है कि नहीं, संडे का 7 घंटा काम कर रहा है ना, सुबह 7 बजे तक जो कर रहा है, 1 ही घंटा तो खाली सैटरडे में काम किया है। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट कहता है कि इस केस में उसको छुट्टियां किस हिसाब से मिलेंगी, यहाँ पे कैसे मिलेगा, जहां से भी इसका दिन, यहाँ पे इसका ये डे खत्म होता है, संडे की सुबह 7 बजे इसका ये शिफ्ट खत्म होता है, तब से 24 आवर्स की इसको छुट्टी मिलेगी। ठीक है, मतलब 24 आवर हो गए मंडे की सुबह 7 बजे तक इसको छुट्टी। बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे बाकियों को छुट्टी वैसे इसको छुट्टी, तो इसी तरह से 24 आवर्स का कॉन्सिक्यूटिव बनेगा। ठीक है, और आप इसकी शिफ्ट ऐसी नहीं लगा सकते कि फिर से ये सुबह 7 बजे आ जाए। ओके, तो शिफ्ट ड्यूटी में सेक्शन 57 पेज नंबर 6.14, section 57 provides that where a worker in a factory works on a shift which extends beyond midnight, जैसे कि ये रात की शिफ्ट, for the purpose of section 52 and 53, तो 52 में हम लोगों ने पढ़ा था about that Sunday holiday and 53 is this compensatory holiday. A whole day, a holiday for a whole day shall mean in his case a period of 24 consecutive hours beginning when his shift ends. तो जब से शिफ्ट खत्म होती है तब से 24 घंटा जुड़ाएगा। The following day for him shall be deemed to be the period of 24 hours beginning when such shift end, and the hour he has worked after midnight shall be counted in the previous day. Section 58 provides that work shall not be carried on in any factory by means of any system of shifts so arranged that one
that more than one relay of worker is engaged in work of the same kind at the same time. मतलब हमने जो शिफ्ट बनाई है उसमें क्या होना चाहिए, एकदम डिस्टिंक्ट होना चाहिए कि इतने वर्कर इस शिफ्ट में, इतने वर्कर इस शिफ्ट में, इतने वर्कर इस शिफ्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलती से भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए कि अभी शिफ्ट चल रही है, 11 से 7 वाली शिफ्ट चल रही है और हमने बी शिफ्ट वालों को, लोगों को पहले ही बुला लिया और वो भी सुबह 6 बजे से काम करना शुरू कर दिए। तो एक भी मिनट के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 शिफ्ट के लोग एक ही काम कर रहे हैं। ओके, अच्छा शिफ्ट कब लगाई जाती है? शिफ्ट आपको क्या लगता है क्यों लगाई जाती होगी? शिफ्ट उन प्लांट्स में या उन फैक्ट्रीज में लगती है जहां पे काम रोका नहीं जा सकता, ठीक है, या फिर जहां पे ज्यादा काम कराना है। हमें चाहिए कि हमारी फैक्ट्री 16 घंटे चले, 24 घंटा चले, लेकिन हम एक पर्सन से दिन में 16 घंटा या 24 घंटा तो काम करा नहीं सकते, हम तो सिर्फ 8 घंटा काम करा सकते हैं। तो उस केस में हमने क्या किया है, हमने अलग अलग लॉट में वर्कर्स हायर किए हैं, या हमने वर्कर्स जितने भी हायर किए हैं उनको 3 लॉट में डिवाइड कर दिया है कि तुम शिफ्ट ए के वर्कर हो, तुम शिफ्ट बी के, तुम शिफ्ट सी के। ये शिफ्ट चेंज हो सकती है, ठीक है, ये दूसरे लॉट के लोग अचानक फिर शिफ्ट ए वाले शिफ्ट में काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक पर्सन जीवन भर नाइट शिफ्ट में ही काम करे। ओके, तो ये शिफ्ट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। बस इतना इंश्योर करना है कि शिफ्ट ओवरलैप ना करे, जब एक लॉट पूरी तरह से अपना काम बंद करके जाए तब दूसरा लॉट आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक जने एक लॉट काम कर रहा है और हमने दूसरे लॉट की भी टाइमिंग वहीं सेट कर रखी है। दैट्स ऑल हैज बीन गिवन। नेक्स्ट वी कम टू ओवर टाइम। अब ओवर टाइम क्या कहता है, देखो तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये सेक्शन 52 था, ठीक है, ये सेक्शन 52 था जो कहता था कि वीकली हॉलीडे देना ही है। संडे को अगर आप किसी को छुट्टी नहीं दे पा रहे हो तो उसके प्रीसीडिंग 3 डेज में उसको कोई छुट्टी हो, ठीक है। मान लो अगर हमने बीच में थर्सडे में छुट्टी ले ली और हम फिर अपने मैनेजर से कहें कि ठीक है हम संडे को आके काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर हम संडे को काम कर रहे हैं तो हम अगले 3 दिन में, सक्सीडिंग 3 डेज में छुट्टी लेंगे, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि अगर आप संडे को काम करा रहे हो तो फिर आपको नोटिस टू द इंस्पेक्टर देना पड़ेगा और डिस्प्ले ऑफ नोटिस इन द फैक्ट्री करनी पड़ेगी। दिस इज अबाउट योर सेक्शन 52। देन कम सेक्शन 53 विच टॉक्स अबाउट द कॉम्पनसेटरी हॉलीडे, कि कोई भी दिन अगर आप किसी की वीकली हॉलीडे लिए हो तो विद इन द मंथ उसे कॉम्पनसेट करो, नहीं तो विद इन 2 मंथ उसे कॉम्पनसेट करो। ओके, और शिफ्ट वाले के बारे में बात की कि जब उस पर्सन की शिफ्ट खत्म होती है तब से 24 आवर्स का समय आप जोड़ लीजिए। Okay, next we are going to talk about overtime. अब देखो ओवरटाइम में 2 बातें कही गई हैं कि अगर कोई मोर देन 9 आवर्स अ डे काम करे या फिर मोर देन 48 आवर्स अ वीक काम करे तो उसे क्या देंगे, ओवर टाइम देंगे, ओवर टाइम पेमेंट होगा। अब मैम सबसे पहले तो सेक्शन ये कह रहा था कि 9 घंटे से ऊपर किसी से काम ही नहीं करा सकते, हाँ नहीं करा सकते, लेकिन अब यहाँ पे आके सेक्शन ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी ने मजबूरी में काम किया, ओके, या फिर एम्प्लॉयर ने अपनी मजबूरी में काम कराया तो उसे ओवर टाइम देना पड़ेगा। ओवर टाइम क्या है, ओवर टाइम किस रेट पे देंगे, जितना वो पर्सन नॉर्मली कमाता है उसके दुगने रेट पे। मतलब अगर वो पर्सन लेट अस से 500 रुपीज पर आवर कमाता है तो ओवर टाइम वाला घंटा वो 1000 रुपीज पर आवर वाला हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली
पीस रेट, अब ये पीस रेट क्या होता है? पीस रेट होता है कि जिन लोगों को जितनी पीसेस मैन्युफैक्चर करोगे उस पे पैसा मिलता है, ठीक है। तो कई जगह ये पीस रेट चलता है। जो लोग मैनेजमेंट में पढ़े हैं वो जानते होंगे, जो नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता देती हूँ कि दो तरीके के सिस्टम हो सकते हैं पेमेंट के। एक होता है आवरली, ठीक है, ये सिस्टम ऑफ पेमेंट दो तरीके का हो सकता है। एक हो गया आवरली और एक हो गया पीस रेट। आवरली मतलब जितने घंटे काम करोगे उसके हिसाब से पैसे ले जाओ। पीस रेट होता है जितने पीसेस मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है, व्हाटएवर। क्योंकि एम्प्लॉयर क्या कंट्रोल करना चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम तुमसे कह दें कि तुम्हें 1 घंटे का 1000 रुपया मिलेगा, अब तुम वो 1 घंटा आके बस क्या कर रहे हो, बस तुम बैठे हो और बाद में तो तुम हमसे बोलोगे कि सर आप तो बोले थे कि भाई 1 घंटे का 1000 रुपया मिलेगा, अब चलो दे दो आप, तो तुमने कुछ आउटपुट तो दिया नहीं। तो एक दूसरा सिस्टम है पेमेंट का जिसपे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम आउटपुट बेस्ड बना दे रहे हैं। मान लो कि कुछ ऐसी फैक्ट्री है जहां पे कुछ यूनिट बेस्ड काम हो रहा है, जैसे कि लेट अस से बिस्किट की फैक्ट्री, ठीक है, कितने पैकेट बिस्किट के बने, या मैच स्टिक्स हो गए, या फॉर दैट मैटर एनीथिंग, कितने पीसेस आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, हम उस पे आपका पगार सेट कर देंगे। अब कोई पर्सन होगा जो क्या चाहेगा कि अपनी एफिशिएंसी और ज्यादा करें, है कि नहीं, अपनी एफिशिएंसी और ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा पीसेस मैन्युफैक्चर करें ताकि हमें ज्यादा पेमेंट मिले। और जो पर्सन इनएफिशिएंट रह जाएगा, ज्यादा पीसेस मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा, उसको कम पेमेंट होगी। तो यहां पे भी ओवर टाइम आवर्स से ही देखा जाएगा। ओवर टाइम आप पीस में नहीं देख सकते हो कि अगर उसको दिन भर में 100 का टारगेट था 120 बना दिया तो चलो ज्यादा पेमेंट दो, ये नहीं है। उसमें भी आवर्स ही देखेंगे कि अगर वो पीस बनाने में भी 9 घंटे से ऊपर का काम कर रहा है एक दिन में, या 48 आवर्स अ वीक से ऊपर का काम कर रहा है, तो उसको भी डबल पेमेंट मिलेगी। अब ये कहा जाएगा कि भाई डबल पेमेंट आप कैसे दोगे, क्या वो उस एक्स्ट्रा घंटे में डबल पीसेस बना रहा है, मतलब 1 घंटे में 10 पीस बनाता है तो क्या एक्स्ट्रा घंटे में 20 पीस बना रहा है, तब तो हम दें नहीं। तो यहां पे फैक्ट्रीज एक्ट कहता है कि आवरली वालों को तो भाई नॉर्मली जो आवरली रेट है उसका 2 गुना दे दो, पीस रेट वालों के लिए उनका एक डेली एवरेज निकालो, ठीक है, और कितने समय का एवरेज निकालोगे, पिछले मंथ का एवरेज आप निकालो कि मतलब ऑन एन एवरेज ये पर्सन एक दिन में क्या कमा लेता है, ओके, एक दिन में ऑन एन एवरेज ये पर्सन कितना कमाता है। और क्यों पूरे मंथ का एवरेज निकाल रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन उसने बहुत बढ़िया काम किया हो, किसी दिन उसने बहुत खराब काम किया हो, तो आप ऐसे में किस दिन का रेफरेंस लोगे। इसलिए कंपनीज एक्ट कहती है कि एक काम करो, आप पूरे मंथ का जो है वो एवरेज निकाल लो, ऑन एन एवरेज पता चल जाए कि बंदा एक महीने में क्या कमाता है ना, और उसी के हिसाब से फिर आप उसे दुगना पेमेंट दो। बात समझ में आ रही है, उसके हिसाब से आप उसे दुगना पेमेंट दो हर घंटे का, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि कितना पैसा ओवर टाइम का देना है। ओके, उसी काम पे देखेंगे ना, दूसरे काम को तो उठा नहीं लेंगे।
भाई ऑन द सेम, जिस काम के लिए वो ओवर टाइम कर रहा है उसी टाइप का काम उसने कब किया है, उस मंथ के पैसे को हम उठाएंगे, क्योंकि काम का डिफरेंस होने से उसके पैसे का डिफरेंस हो सकता है। ओके, ऑन सेम या आइडेंटिकल जॉब फॉर प्रीसीडिंग मंथ, तो ये डेली एवरेज निकाल के फिर हम उसको 1 घंटे का पैसा एक्स्ट्रा जो भी होगा वो उसको देंगे। अब यहां पे आप देखो, मैं इसको पेमेंट की जगह वेजेस कर देती हूं और यहां पे भी वेजेस कर देती हूं। अब ये जो यहां वेजेस लिखा है इसमें क्या इंक्लूड या एक्सक्लूड होगा? इसमें क्या चीजें शामिल होंगी और क्या नहीं शामिल होंगी? जो उनका बेसिक है प्लस जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं वो इसमें शामिल होगा, ठीक है। और क्या इसमें शामिल नहीं होगा? कोई भी बोनस अगर है तो उसको हम वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे, और कोई भी अगर ओवर टाइम पेमेंट है तो उसे हम वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब हम ये आवरली वेज निकालेंगे उस वक्त उसका बोनस नहीं गिनेंगे, ओवर टाइम पेमेंट नहीं गिनेंगे। सिमिलरली जब उसकी डेली एवरेज ऑफ वेज निकालेंगे तो उसका बोनस नहीं गिनेंगे और ओवर टाइम पेमेंट नहीं गिनेंगे। जो भी उसको पिछले मंथ में अगर ओवर टाइम पेमेंट मिला है तो जब डेली एवरेज निकालेंगे कि भाई हर दिन कितना कमाया, तो ओवर टाइम का पोर्शन हटा देंगे, बोनस का पोर्शन हटा देंगे, उसके बाद उसका डेली एवरेज निकालेंगे, ठीक है। और उसको उसके हिसाब से 2 गुना पैसा मिलेगा। दैट इज द केस इन ओवर टाइम। चलो, सो वी हैव रिटन द सेम थिंग। अब इसको मुझे अलग से यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, सेक्शन 59 प्रोवाइड दैट वेयर अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे or more than 48 hours in a week, he shall in respect of the overtime work be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wage। तो जो भी वो कमाता है उसका दुगना वो उस ओवर टाइम वाले घंटे में पैसा लेगा, ठीक है। और दूसरे पैराग्राफ में आपका सीधे सीधे लिखा है कि यहाँ पर पीस रेट वालों को किस तरह से पैसा मिलेगा, तो वो हम लोगों ने अपने पास यहाँ लिख लिया, नो इशू। नेक्स्ट कम्स डबल एम्प्लॉयमेंट। डबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि क्या एक जना 2 जगह काम कर सकता है एक दिन में? नहीं कर सकता। फैक्ट्रीज एक्ट इस चीज को प्रोहिबिट करता है। सेक्शन 60 इंपोजेस रेस्ट्रिक्शन दैट नो अडल्ट वर्कर, क्या लिखा है? अडल्ट वर्कर, 15 साल से ऊपर वाला कोई भी पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री ऑन एनी डे ऑन विच ही हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग इन अनदर फैक्ट्री, ठीक है। कोई भी अलाउड नहीं होगा कि आप एक दिन में 2 फैक्ट्री में जाके काम कीजिए। आप 1 घंटा यहां कीजिए, 4 घंटा वहां कीजिए, नॉट अलाउड। एक बार में एक ही फैक्ट्री में आप काम करेंगे, सो डबल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अलाउड। सीधे लिख दो नॉट अलाउड या प्रोहिबिटेड, ठीक है। नो अडल्ट वर्कर विल वर्क two factories on same day। एक ही दिन में भाग के यहाँ का काम कर रहे हैं, भाग के वहां का काम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। नाउ
रजिस्टर ऑफ अडल्ट वर्कर्स, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें कि हर अडल्ट वर्कर का नाम, नेचर ऑफ वर्क, किसी ग्रुप में है, अगर हमने कोई ग्रुप किया है जैसे फैब्रिकेशन ग्रुप या फिर कूलिंग या फिर डिलोड ये अनलोडिंग, जो भी प्रोसेस का नाम है हम उस हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको वो ग्रुप भी वहां लिख सकते हो रजिस्टर में। तो वो किस ग्रुप से है, किस रिले में काम करता है, यानी कि क्या उसकी शिफ्ट टाइमिंग्स है, इसके अलावा और कोई भी जो जरूरी पर्टिकुलर है वो वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक रजिस्टर ऑफ अडल्ट वर्कर्स बनना ही है। मैम सिर्फ अडल्ट वर्कर का बनेगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि चाइल्ड वर्कर का भी बनता है। ओके, तो एक रजिस्टर पूरा का पूरा मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, सेक्शन नंबर 66। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन में है कि आपके ऑफकोर्स वुमेन के लिए कुछ टाइमिंग रेस्ट्रिक्ट होगी, आप उनको किसी भी शिफ्ट में तो नहीं डाल सकते, नाइट शिफ्ट में आप बुला रहे हो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट ने वुमेन की सिक्योरिटी और उनके बेटरमेंट के लिए कुछ एडिशनल प्रोविजंस दिए हैं। सबसे पहले तो ये कहा है कि जो 9 आवर पर डे वाला प्रोविजन है दैट अप्लाइज एग्जैक्टली सेम फॉर वुमेन। मतलब हम वुमेन के लिए ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप उनसे दिन में बस 7 घंटे काम कराओ या 10 घंटे करा लो, नो, इट अप्लाइज एग्जैक्टली सेम फॉर वुमेन टू, that 9 hours per day working is allowed. Wait. Next. No women shall be required or allowed to work in a factory except between the hours 6 a.m. to 7 p.m. यानी रात को 7 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक किसी विमेन वर्कर से काम नहीं करा सकते। सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आप करा सकते हो, मतलब पूरे दिन के टाइम में। ठीक है, शाम के 7 के बाद तो रात ढलने लग जाती है ना, तो उस टाइम पे आप काम नहीं करा सकते। सुबह 6 से शाम के 7, ये ध्यान रखना पड़ेगा। द स्टेट गवर्नमेंट मे ऑथराइज, द स्टेट गवर्नमेंट मे ऑथराइज एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी वुमेन वर्कर बिटवीन 10 PM to 5 AM। चाहे तो आप परमिशन निकलवा सकते हैं, अगर आपको अपने यहाँ नाइट शिफ्ट लगवानी है तो फिर आप परमिशन निकलवाइए स्टेट गवर्नमेंट से कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में हमें किसी टाइम किसी विमेन वर्कर से कोई काम अगर कराना है तो। देयर शैल बी नो चेंज ऑफ शिफ्ट एक्सेप्ट आफ्टर अ वीकली हॉलीडे और एनी अदर हॉलीडे। बीच में आप उनकी शिफ्ट चेंज नहीं कर सकते हो, कोई हॉलीडे आएगा बीच में उसके बाद आप उनकी शिफ्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस एक सीधी सी बात है कि विमेन वर्कर ये AM PM में कंफ्यूज नहीं होना। पता चला कुछ लोग लिख दिए 6 PM से 7 AM, मतलब सिर्फ रात को ही काम हो रहा है, बस नाइट शिफ्ट में ही रह सकते हैं। ठीक है, और अगर नाइट शिफ्ट में कोई काम कराना है तो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है, एंड दैट वाज हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, वीकली हॉलीडेज। ठीक है, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, वीकली हॉलीडेज, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, हम लोगों ने इतने बारे में बात कर ली है। अब हमारा डिस्कशन शुरू हो रहा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन के बारे में। यंग पर्सन कौन होता है बताइए? जो चाइल्ड है और अडोलेसेंट है, यानी कि 14 से लेकर 18 साल तक के लोग आपके यंग पर्सन कहे जाते हैं। Now, prohibition of employment of young children. Section 67 provides that no child who has completed his 14th year shall be required to allowed to work in a factory. 14 साल से छोटे बच्चे तो एंटरटेन ही नहीं किए जा सकते। 14 साल लगते ही वो चाइल्ड कहलाएंगे और वो एंटरटेन किए जा सकते हैं, बट 14 साल से छोटे इज नॉट अलाउड।
ठीक है, 14 साल से छोटे इज नॉट अलाउड एट ऑल। नेक्स्ट कम्स adolescent worker, यहाँ पे सिर्फ उसकी डेफिनेशन दी है। सेक्शन 68 provides that a child who has completed his 14th year or an adolescent shall not be allowed to work in a factory unless, अब क्या कंडीशन है यंग पर्सन के एम्प्लॉयमेंट के लिए? देखो, जो अडोलेसेंट है और जो 14 साल कंप्लीट कर लिया है, तो वो चाइल्ड भी हो गया, अडोलेसेंट भी हो गया, यानी यंग पर्सन। इनके लिए क्या होता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जरूरी होता है। हम लोगों ने सर्टिफाइड सर्जन पढ़ा था। सर्टिफाइड सर्जन में हमारा सबसे पहला पॉइंट था कि वो यंग पर्सन को सर्टिफाई करेगा कि वेदर दे आर फिट टू वर्क और नॉट। तो अब यहाँ पे वही बात आ रही है कि जब तक आपका यंग पर्सन यानी कि 14 साल वाला पर्सन और 15 से 18 साल वाला पर्सन एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेके नहीं आता सर्टिफाइड सर्जन से, तब तक हम उसे काम पे नहीं रख सकते। और सर्टिफाइड सर्जन इसके लिए क्या करेगा, जो भी नेसेसरी एग्जामिनेशन है वो उस पर परफॉर्म करेगा और उसके बाद एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ भाई यू आर फिट फॉर दिस वर्क। और कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि नेचर ऑफ फैक्ट्री या नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जानकर सर्टिफाइड सर्जन ये कह दे कि भाई इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ काम के लिए तुम फिट नहीं हो, लेकिन कोई और काम तुम कर सकते हो। तो ऐसी कोई भी चीज होगी तो वो सर्टिफाइड सर्जन बता देगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सर्टिफाइड सर्जन के एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के बगैर आप किसी भी यंग पर्सन से फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। अदरवाइज जो उसके पेरेंट है या गार्जियन है, ऑक्यूपायर है, सब पे सजा लग जाएगी। ओके, अनटिल अनलेस वो यंग पर्सन उनके नोटिस के बाहर काम कर रहा हो। चलो, so that is what we are going to now we'll write. ओके, किसी से भी फर्जी बनवा के नहीं आ जाना है, सर्टिफाइड सर्जन से ही आना है। और आपको पता है कि सर्टिफाइड सर्जन कौन है, जो रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट है। तो गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस एंड कैरी इट इन फैक्ट्री, ठीक है, ड्यूरिंग वर्क आवर्स। काम के समय में इसे कैरी भी करना है एज अ टोकन ऑफ रेफरेंस कि तुम काम कर सकते हो उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। नेक्स्ट कम सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। अब इसके बारे में कुछ चीजें हैं। सेक्शन नंबर 69(1) provides that a certifying surgeon shall on the application of young person or his parent or guardian accompanied by a document signed by the manager of a factory that such person will be employed therein if certified to be fit। मतलब कि कौन एप्लीकेशन दे सकता है, या तो यंग पर्सन दे, या तो उसका पेरेंट या गार्जियन दे, और या तो फिर मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री दे कि उसको हम फैक्ट्री में काम पे रखने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही में ये भी लिखे कि अगर ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिलेगा तभी काम पे रखेंगे। ऐसा एप्लीकेशन देकर किसको देंगे? द एप्लीकेशन विल बी गिवन टू द सर्टिफाइंग सर्जन कि आप इनको एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दीजिए। ओके, और उसके बाद ही सर्टिफाइंग सर्जन विल एग्जामिन द यंग पर्सन फॉर हिज फिटनेस टू वर्क। Section 69(2) provides that the certifying surgeon after examination may grant to such young person in the prescribed form or may renew। ठीक है, तो जितने भी वैलिडिटी का है तो रिन्यूअल भी तो चाहिए। ऐसा थोड़ी ना एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेके पूरी उम्र भर काम कर रहे हैं। 15 से 18 साल के हो तो क्या पता
6 मंथली रिन्यूअल हो, जैसा भी प्रिस्क्राइब किया जाए, एनुअल रिन्यूअल हो. A certificate of fitness to work in a factory as a child if he is satisfied that the young person has completed his 14th year and has attained the prescribed physical standards, and a certificate of fitness to work in a factory as an adult. वही दोनों बात लिखी है कि जो 14 साल का हो गया है उसे देंगे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू वर्क इन अ फैक्ट्री एज अ चाइल्ड. जो 15 साल का हो गया है वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू वर्क इन अ फैक्ट्री एज एन अडल्ट. ओके, यही चीज उसको देंगे दैट ही इज फिट फॉर अ फुल डेज वर्क. बट क्या ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस रिवोक किया जा सकता है? किया जा सकता है. ठीक है, अगर सर्टिफाइंग सर्जन को लगता है कि कुछ धोखाधड़ी से हमसे ये सर्टिफिकेट लिया गया है, इसमें कुछ तो कहते हैं ना चीटिंग हुई है, तो ये सर्टिफिकेट रिवोक किया जा सकता है. अगर उसको सही लगता है सर्टिफाइंग सर्जन को तो वो मना भी कर सकता है कि नहीं, यू आर नॉट फिट फॉर द वर्क, and he can refuse to give certificate of fitness. और ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का पैसा कौन देगा? ऑक्यूपायर देगा. ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इतनी बात है आपकी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस से रिलेटेड. हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अपने पास. जो भी यंग पर्सन है या उसका पेरेंट या गार्जियन या फिर मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, application to certified surgeon. Okay, अब ये क्या कर सकते हैं? ग्रांट कर सकते हैं या रिफ्यूज कर सकते हैं. ग्रांट कर देंगे तो कंप्लीटेड 14th year of age, certificate of fitness to work as a child. और completed अगर 15th year of age है तो certificate of fitness to work as an adult. रिफ्यूज भी कर सकते हैं और वंस ग्रांटेड कैन बी रिवोक्ड. ओके, वंस ग्रांटेड इट कैन बी रिवोक्ड ऑल्सो. फीस ऑफ एप्लीकेशन ऑक्यूपायर देगा क्योंकि उसको उस यंग पर्सन या चाइल्ड को अपने यहाँ काम पे रखना है. ओके, नेक्स्ट कम्स द वर्किंग आवर्स ऑफ चिल्ड्रन. चिल्ड्रन के वर्किंग आवर्स कितने होंगे भाई? चाइल्ड कौन है? जो 14 साल वाला है. और हम लोगों ने अभी किसके बारे में बात की थी? अडल्ट वाले. अब 15 साल के ऊपर वाले के बारे में. तो 14 साल वाला जो चाइल्ड है उसके लिए जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो ठीक हाफ होते हैं कि मैक्सिमम एक दिन में 4.5 घंटे का काम करा सकते हो और 2 शिफ्ट में, मैक्सिमम 2 शिफ्ट में आप काम कराओ और एक शिफ्ट ज्यादा से ज्यादा 5 आवर्स की हो सकती है. ओके, यानी कि अगर आप 5 आवर की एक शिफ्ट करा लिए तो हो गया उसका एक दिन का काम.
उसके आगे वो काम नहीं करेगा, और नहीं तो ओवर टाइम वाला काम करेगा, बट 4.5 घंटे इज द मैक्सिमम आवर दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू वर्क। फीमेल चाइल्ड के लिए, जैसे कि फीमेल वर्कर के लिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का वक्त था, वैसे फीमेल चाइल्ड के लिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का वक्त है काम कराने के लिए। जैसे अडल्ट वर्कर का एक रजिस्टर मेंटेन करते थे, सेम वैसे चाइल्ड का भी एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। क्या क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द चाइल्ड, द नेचर ऑफ द वर्क, किसी ग्रुप में है तो किस रिले में है, और एनी अदर पर्टिकुलर विच एवर इज रिक्वायर्ड। ओके, number of shifts maximum 2. Okay, इतने के बीच ही आप काम करा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सुबह 8 बजे से बुला के शाम के 7 बजे तक काम कराएं, इतने के बीच ही बुला के 4.5 घंटे का काम एक दिन में करा सकते हैं। ओके, सो वी आर डन विथ वन मोर टॉपिक एंड दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। हमारे 5 हो गए, अब सिर्फ एक और बचा है एंड दैट इज एनुअल लीव विथ वेजेस। एनुअल लीव विथ वेजेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितनी लीव ग्रांट की जाती है, उसके वेजेस दिए जाते हैं, किस तरह से लीव्स कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, अर्न लीव्स होती हैं, उसके अलावा जो भी लीव्स हैं, ठीक है, वो उनका क्या एनकैशमेंट किया जा सकता है और क्या उसका एडवांस पेमेंट भी मिल सकता है। ये सारी चीजें अब आपके लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 8 में डील होती हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। Now we are left with one, and again important तो है ही, chapter 8 that deals with annual leaves. Annual leaves में क्या क्या चीजें हैं? Annual leaves में आपका है कि कितने leaves ले सकते हैं, कौन सी छुट्टियों के दिन को भी हम लोग आपके डेज कंप्यूट करने में जोड़ेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं, एनकैशमेंट करा सकते हैं कि नहीं, एडवांस पेमेंट ले सकते हैं कि नहीं, all these things we are going to discuss. Then we have certain liabilities and penalties that you can do from the book itself. So let us just talk about the last topic from Factories Act. एनुअल लीव्स विथ वेजेस। सबसे पहले बात कही गई है कि whosoever has completed 240 days of work, जो भी 240 दिन का काम अपना फैक्ट्री में पूरा कर चुका है उसको लीव्स एंटाइटल्ड हैं। कितनी? 'अडल्ट को है
1 दिन पर 20 डेज ऑफ वर्क। मतलब अगर 240 दिन में आपको जोड़ना है, मैं यहां पे बस ब्रैकेट में आपकी कैलकुलेशन कर देती हूं, 240 नहीं, सीधे हम लोग 360 दिन में जोड़ देते हैं। 1 दिन मिलेगा हर 20 दिन पे, तो 360 दिन में कितनी मिलेगी? एटीन डेज की लीव्स हो गई। हर 20 दिन पे 1 दिन मिलेगा, तो 360 दिन में कितना हो गया? 18 हो गया। चाइल्ड को कितना मिलेगा? हर 15 दिन पे 1 दिन, यानी कि अगर आपको अब यहां पे हम ये बस मैंने राउंड फिगर करने के लिए 360 लिया था, ठीक है, आप इसको 364 ले लो, चलो और नियरेस्ट फिगर, तो 18.2 हो गया। ओके, 18.2, अभी हम लोग एक राउंडिंग ऑफ भी पढ़ेंगे, इसको 18 ही मानेंगे। अगर 0.5 से अधिक हो जाता तो ये 19 हो जाता। अब चाइल्ड के केस में तो मैं 365 दिन ले रही हूं क्योंकि ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है, तो कितना हुआ आपका समझ आइए? अगेन ये डिवाइड तो नहीं होगा, मैं इसको 364 दिन ले लेती हूँ। या 363 भी ले सकते हैं। ओके, 360 ही लेते हैं। तब भी आपका अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? $24 days एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस तरह से, बट कंडीशन क्या है कि मस्ट हैव कंप्लीटेड 240 डेज ऑफ वर्क। तो मैं यहां पे फिर से इसी बात को लिख रही हूं कि कंडीशन क्या है? मस्ट हैव कंप्लीटेड 240 डेज ऑफ वर्क। इस 240 डेज में क्या क्या इंक्लूडेड है? मतलब इन दिनों आप एक्चुअली छुट्टी पे थे, ठीक है, इन दिनों आप एक्चुअली छुट्टी पे थे, बट हम फिर भी जोड़ेंगे ऐसा कि तुम काम पे आए। मतलब 240 डेज ऑफ वर्क जब गिनेंगे तो ये दिन भले ही यू वर नॉट वर्किंग, बट इट विल बी काउंटेड एज यू वर वर्किंग। ओके, तो ये इसे इंक्लूड करेगा। ले ऑफ, ले ऑफ एक सिचुएशन होती है जब आप फॉर सर्टेन रीजन काम नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में मटेरियल ही नहीं है काम करने के लिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में और एक ले ऑफ घोषित कर दिया गया है। एक अग्रीमेंट था कि इन दिन से इस दिन फैक्ट्री जो है मेंटेनेंस में जाएगी, उस वक्त आप काम नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है? ले ऑफ की कंडीशन है कि मतलब फॉर सर्टेन रीजन जिसमें मेरा कोई डिफॉल्ट नहीं है, मेरी कोई इनएबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं काम नहीं कर सकता फैक्ट्री में। ओके, तो जैसे भी ऑर्डर्स हो तो वो ले ऑफ के दिन जो है वो दिन फिर भी आपके वर्क के दिन जोड़े जाएंगे क्योंकि आपकी इनएबिलिटी नहीं थी। देन कम्स मैटरनिटी लीव। विमेन के लिए अप टू 12 वीक्स ऑफ मैटरनिटी जो होती है वो काम के दिन में ही जोड़ी जाती है। मतलब इनको वो 12 दिन एकदम मुफ्त मिलते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज मैटरनिटी लीव। एंड देन अर्न्ड लीव्स ऑफ प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर आपकी जो अर्न लीव्स थी और आपने उसे यूज नहीं किया, ठीक है, मान लो हर अडल्ट को कितनी मिल रही है? 18 दिन की मिल रही है।
18 दिन में हमने 18 दिन की लीव ली ही नहीं साल भर में, हमने सिर्फ 8 दिन की ली। 10 दिन हमारे पास बचे थे, वो 10 दिन क्या होते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अब देखो यहीं पे एक नेक्स्ट सेक्शन भी धीरे धीरे अंडरस्टैंड करो। वो 10 दिन क्या हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। 18 दिन की लीव थी मेरे पास, मैंने सिर्फ 8 दिन की ली, 10 दिन मेरे कैरी फॉरवर्ड हो गए। वो 10 दिन की लीव मैंने अगले साल में ले ली, ठीक है। वो 10 दिन की लीव जब मैंने अगले साल में ले ली तो क्या उसको मेरे छुट्टी के दिन माने जाएंगे या काम के दिन माने जाएंगे, वो मेरे काम के दिन माने जाएंगे। बस अर्न लीव पिछले साल की होनी चाहिए। अगर मैं इस साल के 18 दिन में 8 दिन छुट्टी ले रहा हूं तो फिर वो मेरे काम के दिन नहीं माने जाएंगे, ये पिछले साल की अर्न लीव होनी चाहिए। तो जो भी 240 दिन का काम पूरा कर लेता है उसको ये लीव्स एंटाइटल हो जाती हैं कि आपको भाई इतनी छुट्टी मिलती है। तो मैंने साल भर का कैलकुलेशन करके आपको दे दिया कि उस हिसाब से साल भर में कितनी मिल रही है। तो हर अडल्ट को मिल रही है 18 दिन की और हर चाइल्ड को मिल रही है 24 दिन की छुट्टी। चाइल्ड कौन हो गया, सिर्फ 14 ईयर एज वाला, और अडल्ट कौन हो गया, पूरा 15 से लेकर आगे जितने भी एज तक आप काम कर रहे हो वो पूरा अडल्ट हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। सो दैट इज योर एनुअल लीव विथ वेजेस। अब ये जो छुट्टी आपको मिल रही है ना, ये छुट्टी का आपको पैसा मिलेगा। ये छुट्टी मतलब दी जाती है, एम्प्लॉयर दे रहा है कि भाई नहीं ठीक है चलो इतना तो तुम्हारे यहाँ कोई काम पड़ सकता है, तुम बीमार पड़ सकते हो, कुछ भी हो सकता है, वो छुट्टी तुम ले लो, इसका पैसा आपको मिलेगा। मान लीजिए 30 डेज का पैसा हमें मिलता है, 30 डेज में हमने अपनी 18 दिन में चलो 10 दिन हमने ऑन लीव ले ली तो हम सिर्फ 20 दिन आए, पर हमें इस महीने का पैसा कितने दिन का मिलेगा, 30 दिन का मिलेगा, क्योंकि लीव जो है वो अर्नड लीव है, ठीक है। अगर उसकी अर्न लीव में से कट रही है तो उसको उसका पैसा मिलेगा। अगर अर्न लीव के बाहर मतलब अर्न लीव खत्म हो चुकी है एंड स्टिल यू आर टेकिंग लीव, अब पैसा कटना चालू हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो यहां पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कितनी लीव्स मिलेंगी और क्या क्या दिन इसमें शामिल होंगे। यहां पे एक छोटा सा प्रोविजन और है, बट द अबव शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर अ वर्कर टू अर्न लीव। The leave admissible shall be exclusive of all holidays, whether occurring during or either at the end of the period of leave. मतलब कोई भी हॉलीडेज में नहीं जोड़ दिया जाएगा। मान लो कि दशहरा की छुट्टी थी, 2 दिन की, हमने 1 दिन और लीव ले ली, अब मेरा 3 दिन छुट्टी नहीं माना जाएगा, सिर्फ 1 दिन छुट्टी माना जाएगा, ओके, क्योंकि 2 दिन तो ऑफिस ही बंद था, वही 2 दिन तो काम ही बंद था, दशहरे की छुट्टी थी। तो यहां पे एक छोटी सी बात और लिखी है कि दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल हॉलीडेज। अब यहां पे यही जो चीज हम लोगों ने डिस्कस की कि अगर कोई भी फ्रैक्शन आता है तो आधे दिन से कम को 0 मानेंगे, मतलब पीछे करेंगे, और आधे दिन से ज्यादा को फुल डे मानेंगे। अगर ये 18.6 आ जाता तो 19 दिन की छुट्टी मिलती, ठीक है। देन कम्स कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव्स। क्या अगर हमने 1 साल छुट्टी नहीं ली तो उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? कर सकते हैं, ओके। हर साल हमें 18 छुट्टियां मिल रही हैं, 18 छुट्टियां हमने पूरी नहीं ली, अगले साल मेरे पास कितनी हो जाएंगी, 36, ठीक है। फिर अगले साल और कितनी हो जाएंगी, उसमें और 18 ऐड होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं। ऑन लीव्स कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, बट लिमिट्स आर अडल्ट के केस में 30 और चाइल्ड के केस में 40, इतने ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब अगर 1 साल में 18 छुट्टी तुमने नहीं ली तो अगले साल कितनी हो जाएंगी, 36 हो जाएंगी। तो तुम 18 कैरी फॉरवर्ड किए, लेकिन अब उस साल की भी 18 कैरी नहीं लिए तो नेक्स्ट ईयर 3rd ईयर तक कितनी जाएंगी, जैसे देखो
ये ईयर 1 है, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। यहां पे 18 मिली, हमने नहीं ली। यहां पे फिर 18 मिली और ये 18 हो गई, टोटल हो गई 36। हमने ये भी नहीं ली, तो अब अगले साल कितनी जाएगी? 36 नहीं, सिर्फ 30 जाएगी और फिर तुम्हें 18 मिलेगी। 36 नहीं जाएगी, सिर्फ 30 कैरी फॉरवर्ड होगी, फिर 18 मिलेगी। अब तुमने ये भी नहीं ली, तुम्हारे पास 48 लीव्स हो गई। बैठे रहो, कितनी कैरी फॉरवर्ड होंगी? सिर्फ 30 कैरी फॉरवर्ड होंगी, फिर 18 मिलेंगी। मतलब इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ओके, बात समझ में आ रही है? तो मैम हम ऐसे लैप्स करा सकते हैं? नहीं, आप इसे एनकैश करा लो। आपने नहीं ली छुट्टी, एनकैश करा लो, खत्म करो बात। और अगर आपको लगता है कि अगले साल आपको छुट्टियों की जरूरत पड़ेगी तो उसे इनकैश मत कराइए और उसको संभाल के रखिए। अगले साल आपको 36 दिन हो जाएंगे। लेकिन 36 दिन में भी अगर आपको पता है कि इस साल भी कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है तो आपको क्या करा लेना चाहिए? इनकैश करा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी लीव्स विथ वेजेस है। इन दिनों का पैसा आपको मिलना चाहिए। तो उन दिनों का पैसा जब आप छुट्टी नहीं ले रहे हो तो आप पैसा ले सकते हो। ओके, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव समझ में आ गया कि कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। अडल्ट के केस में मैक्सिमम 30 और चाइल्ड के केस में मैक्सिमम 40। तो ये सेम चीज चाइल्ड के केस में कैसे अप्लाई होगी? उसको 24 दिन की छुट्टी मिली, अगले साल कितनी हो जाएगी? 24 + 24 48 हो जाएगी। लेकिन 48 में क्या पूरी 48 फिर से अगले साल जाएगी? नहीं, सिर्फ 40 जाएगी। 8 को या तो वो ले ले, या तो छुट्टियां ले ले, या तो इनकैश करा ले। अंडरस्टूड? चलो, अवेलिंग ऑफ लीव्स। लीव्स अगर अवेल करनी है तो 15 दिन का नोटिस दे दीजिए। मतलब अगर मान लीजिए मुझे किसी दिन लीव लेनी है तो उसके 15 दिन पहले नोटिस दे दें कि आई विल बी ऑन लीव। और अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है तो 30 डेज की लीव, 30 डेज की नोटिस लगेगी। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में इतनी लगेगी, और अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है जैसे कि जल विभाग, बिजली विभाग, ये सब में है तो 30 डेज की नोटिस लगेगी। ठीक है, आप नोटिस जब से दोगे तब से 30 दिन बाद की छुट्टी मिल सकती है, या फिर जब आपको छुट्टी लेनी है उसके 30 दिन पहले आप नोटिस दे दीजिए। देन कम्स वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड। तो एंटाइटल्ड है पेमेंट के, और किस हिसाब से एंटाइटल्ड है? जो आपकी नॉर्मल वेजेस है उसके हिसाब से एंटाइटल्ड है। अब पीस रेट का मैम कैसे निकालेंगे? पीस रेट तो जिस दिन काम नहीं कर रहा है उस दिन का आप वेज उसका कैसे कैलकुलेट करेंगी? अगेन उसका मंथली एवरेज कर दिया जाएगा। तो जो सेम चीज हम लोगों ने ओवर टाइम में पढ़ी वो भी वही यहाँ एप्लीकेबल है कि पीस रेट के केस में क्या होगा? उसका डेली एवरेज कर दिया जाएगा। क्या उसको 2 टाइम्स किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ ट्वाइस की बात नहीं है। सिर्फ तुम्हारी अर्न लीव का वैल्यू कितना बनता है? जितना तुम्हारे एक दिन के काम का वैल्यू है। ठीक है, तो आवरली वाले के केस में जो उसके 8 घंटे के काम का वैल्यू है वो उसकी अर्न लीव का पैसा हो जाएगा, और पीस रेट के केस में जो उसका डेली एवरेज है पिछले मंथ का, उसका वो एवरेज अमाउंट इज द वेज रेट, जिसमें क्या इंक्लूड करेंगे? बेसिक प्लस डीए और बोनस, ओवर टाइम, ये सब इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हम लोगों ने ओवर टाइम में पढ़ा था। क्या एडवांस पेमेंट हो सकता है? एडवांस पेमेंट क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है।
क्या करेंगे, डेली एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग मंथ निकालेंगे। देखो अगर आवरली वाले का डेली एवरेज निकालोगे तो उसका एक दिन का पैसा ही आएगा, तो जिस भी दिन उसने फुल टाइम काम किया है उस मंथ का ले लेंगे, ओके। और वेज में क्या इंक्लूड होगा, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, और क्या एक्सक्लूड होगा, कोई भी बोनस या ओवर टाइम। कोई भी बोनस या ओवर टाइम पेमेंट एक्सक्लूड हो जाएगी। क्या एडवांस पेमेंट किया जा सकता है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन की छुट्टी ले रहे हैं चलो कल का पैसा दे दो, ऐसा नहीं है। मिनिमम लीव अडल्ट के केस में 4 डेज की अगर कोई ले रहा है और चाइल्ड के केस में 5 डेज की ले रहा है तो वो एडवांस पेमेंट के लिए आ सकता है, ठीक है। 4 दिन की छुट्टी हम मिनिमम मांग रहे हैं, मतलब अडल्ट को ये वो 10 दिन की छुट्टी मांग रहा है, वो एडवांस पेमेंट मांगने आ सकता है। चाइल्ड है 5-6 दिन की छुट्टी ले रहा है तो वो एडवांस पेमेंट मांगने आ सकता है। 1-2 दिन की छुट्टी में एडवांस पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, तो यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट कहता है कि अगर वो लोग मिनिमम इतने दिन की छुट्टी ले रहे हैं तो फिर आप उनको पेमेंट कर दीजिए, दे शैल बी पेड। इन एडवांस, ठीक है, छुट्टी वाले दिनों का एडवांस पेमेंट उन्हें कर दीजिए, जरूरी है। नेक्स्ट इज इनकैशमेंट ऑफ लीव। अब इनकैशमेंट कब हो सकता है, सेक्शन 79 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट इफ अ वर्कर इज डिस्चार्ज, डिसमिस्ड और क्विट्स और इज सुपरएनुएटेड और डाइज। देखो if the worker is discharged, मतलब उसका काम खत्म हो गया जाए, डिसमिस्ड, उससे कोई गलती हो गई, उसका काम अच्छा नहीं लगा तो उसे हमने फायर कर दिया, डिसमिस्ड। डिस्चार्ज, डिसमिस्ड, क्विट्स, उसे हम अच्छे नहीं लगे उसने छोड़ दिया। सुपर एनुएटेड, उनकी उम्र आ गई है कि अब वो रिटायरमेंट ले लें। तो सुपर एनुएटेड क्या होता है, सुपर एनुएटेड और रिटायरमेंट में एक छोटा सा फर्क होता है। रिटायरमेंट मतलब आप अपनी विलिंगली कभी भी अगर नौकरी छोड़ना चाहते हैं, रिटायर होना चाहते हैं, आप हो जाइए, ठीक है। होता है 50-51 के आसपास लोग कहते हैं कि भाई अब हमें और काम नहीं करना, आई वॉन्ट टू रिटायर। सुपर एनुएटेड होता है कि आपकी वो एज आ गई है, नाउ यू शुड रिटायर, अब आपको अपना ऑफिस खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस एज के तहत अब इससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। जैसे 65-66, कोई भी एक ऐसी एज जो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हो, उसके हिसाब से ये सुपर एनुएशन की एज है। अब वो एज अगर आपकी आ गई है तो यू हैव टू वेकेट द ऑफिस, इससे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति से काम नहीं कराएंगे। और अगर मृत्यु हो जाए तो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में आपको इनकैशमेंट हो जाएगी आपकी लीव की। अगर आप डिस्चार्ज हो गए, मतलब आपका काम हो गया, अब आप जाइए, डिसमिस, यू आर फायर्ड, क्विट्स, यू डोंट वांट टू वर्क विद अस, उस केस में विद इन 2 डेज जितनी भी आपकी ईएल थी वो आपको पैसा आपको मिल जाएगा। सुपर एनुएटेड यानी कि जब आपकी रिटायरमेंट वगैरह हो गई या फिर आपकी मृत्यु हो गई है तो विद इन 2 मंथ्स आपको उसका पैसा मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम कहीं कहीं तो ये हो सकता है कि ईएल का पैसा वर्कर मांग ले, तो देखो वो डिपेंड करता है। वैसे यहाँ पे एक्ट में लिखा है कि इस 5 केस में इनकैशमेंट होगी, तो यानी ये
सेड सी बात है कि वर्कर शुड टेक दैट मच अमाउंट ऑफ द लीव, वो लीव ले, थोड़ा साल भर में 1 हफ्ते का लीव ले ले, 4-5 दिन का लीव ले ले। नहीं भी लेता है तो कई बार एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम आपका एनकैशमेंट कर देंगे, ठीक है। सो सेक्शन 79(3) प्रोवाइड्स दैट इफ अ वर्कर इज डिस्चार्ज, डिसमिस्ड और क्विट्स or superannuated or dies during the course of the calendar year, he or his heir or nominee shall be entitled। अब देखो डाइस के केस में तो कोई लीगल हायर या नॉमिनी को ही देना पड़ेगा ना। नॉमिनी मतलब अगर उन्होंने कहीं लिख के दिया था कि भाई अगर मैं मर जाऊं तो मेरा पैसा उस पर्सन को देना, वो तो नॉमिनी होता है। और अगर हमने ऐसा कहीं भी नहीं लिख के दिया था तो जो हमारा लीगल हायर है उसको हमारा पैसा दे देना। shall be entitled to wages in lieu of the quantum of leave to which he was entitled immediately before such termination of service। यानी जितनी सर्विस आपने अदा की है, अगर आप साल की शुरुआत में हमें छोड़ के जा रहे हो या फिर सुपर एनुएशन हो गई या डेथ हो गई, तो हम साल भर में जितनी लीव्स है उसका पैसा नहीं देंगे, जितना भी आपने सर्व किया है उस साल में, ठीक है। 18 लीव आपको मिली थी और हम 1/20 पे देख रहे हैं, ठीक है, 1 दिन पर 20 दिन पे हम देख रहे हैं। अब मान लीजिए आपने हमें जुलाई के एंड तक सर्व किया था, तो इतने में जितने भी दिन फॉल करेंगे उसका 1/20 कर लेंगे, उतनी आपकी लीव्स आएगी, उसको वेज रेट से मल्टीप्लाई करके आपको पेमेंट कर दी जाएगी। बात समझ में आ रही है? और सुपर एनुएशन के केस में, सुपर एनुएशन या डेथ के केस में कितने दिन के अंदर अंदर, 2 मंथ के अंदर अंदर जितनी सर्विस आपने अदा की है उसका, क्योंकि उसके पहले की तो सारा हिसाब किताब हो गया है, उसके बाद की ना बात हम देखेंगे। तो जो कैलेंडर ईयर में ये इवेंट अकर हुआ है उसमें जितना मेरा लीव अभी तक बना था उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसको वेज रेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारा पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? So that is all about your annual leave with wages, जिसमें हम लोगों ने बात की कि अगर कोई 240 दिन हमारे साथ काम करे तो अडल्ट के केस में 1 दिन पर 20 दिन उसको लीव मिलनी चाहिए और चाइल्ड के केस में 1 दिन पर 15 दिन उसको लीव मिलनी चाहिए, ओके। इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा कि ये कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, हाँ कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। अच्छा, 240 दिन में अगर मान लो बेयर मिनिमम 240 दिन भी कोई हमारे साथ काम किया है, ठीक है, या फिर 240 दिन से कम काम किया है पर वो छुट्टी पे क्यों था, ले ऑफ था या मटर्निटी लीव थी या तो फिर उसके पिछले साल की अर्न लीव थी जिसको वो एंजॉय कर रहा था, तो भी हम उसको 240 में इंक्लूड कर लेंगे, ओके। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया कि आपको कितने समय की नोटिस देनी है अगर आपको छुट्टी लेनी है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांस में 15 दिन की नोटिस देनी है और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में 30 दिन की नोटिस देनी है। इसके बाद वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड, कैसे ये वेज कैलकुलेट होगी, जो भी डेली एवरेज है फुल टाइम अर्निंग का वो आपका वेज रेट है, उतने पे ही आपकी लीव इनकैश होगी। और इनकैशमेंट, इन केसेस में इनकैशमेंट हो सकता है। इसके अलावा एडवांस पेमेंट, अगर कोई अडल्ट मिनिमम 4 दिन की छुट्टी ले रहा है तो आप उसको एडवांस में पे कर दीजिए, और अगर कोई चाइल्ड मिनिमम 5 दिन की छुट्टी ले रहा है तो उसको आप एडवांस में पेमेंट कर दीजिए। इसके अलावा वी हैव अ लॉट ऑफ पेनाल्टीज कि अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन वगैरह होता है तो ऑक्यूपायर या मैनेजर पे 2 साल की जेल हो सकती है, 1 लाख तक की पेनाल्टी लग सकती है या दोनों हो सकता है, और अगर कन्विक्शन कंटिन्यू होती जाती है तो 1000 रुपए पर दिन लगेंगे। दीज आर द थिंग्स दैट आर गिवन। इसके अलावा लायबिलिटी ऑफ ओनर, ये लायबिलिटी ऑफ ओनर, यहां पे एक सही बात ये लिखी है कि अगर मान लीजिए एक प्रीमाइसेस में अलग अलग बिल्डिंग को अलग अलग फैक्ट्री को दिया गया है, ऐसा हो सकता है कि नहीं कि एक प्रीमाइसेस में, कई बार ऐसा होता है कि एक कॉम्प्लेक्स बन गया और उसमें अलग अलग फ्लोर पे या अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट में अलग अलग कारखाने चल रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में जो उस बिल्डिंग का ओनर है वो ऑक्यूपायर या मैनेजर की पोजीशन ले लेता है, मतलब उसको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कॉमन फैसिलिटी जैसे कि अप्रोच रोड्स, भाई जिस रास्ते से वर्कर वहां पहुंचेगा, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, लाइटिंग, सैनिटेशन, ऐसे में तो जो उस शॉप का मालिक है वो कुछ नहीं कर पाएगा ना। अगर मैंने किसी कटरे में या कॉम्प्लेक्स में एक जगह दे रखी है और वहां पे हमारी फैक्ट्री चलती है, 20 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, ठीक है, एक छोटी सी हमारे यहाँ फैक्ट्री चलती है। अब ऐसे में जो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करनी है
वो हम बिना मकान मालिक के यानी कि बिल्डिंग के मालिक के थोड़ी ना अपने मन से लाइटिंग और सैनिटेशन और बाथरूम और सब बनवा देंगे। तो इस केस में एक्ट कहता है कि जो आपका बिल्डिंग का ओनर है वही ऑक्यूपायर या मैनेजर की भूमिका निभाएगा और उसको ये देखना है कि जो वर्कर्स वहां आते हैं या जो फैक्ट्री उस कमरे में चल रही है, उस फ्लोर पे चल रही है, वहां पे प्रॉपर लाइटिंग है, सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है, सब कुछ ये सारी चीजें बिल्डिंग के ओनर के हाथों में है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जैसे ओनर को बाकी जगह जो पनिशमेंट है वो इसको भी मिलेगी, बिल्डिंग के ओनर को। Penalty for obstructing inspector. Section 95 provides that whoever willfully obstructs an inspector in exercise of any power conferred on him or fails to produce or demand any register or other document in his custody before the inspector or being examined by an inspector, कोई भी जो रोकेगा इंस्पेक्टर को उसको 6 महीने तक की जेल हो सकती है और 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। हजार्डस प्रोसेस के केस में 7 साल तक की जेल हो सकती है। सो these are just some penalties given. अच्छा, हजार्डस प्रोसेस के केस में 7 साल तक की जेल हो सकती है, लेकिन अगर 1 साल में मान लीजिए आपको पता चला कि कॉन्ट्रवेंशन हो गई है हजार्डस प्रोसेस के केस में, ओके, और हजार्डस प्रोसेस के केस में भी कॉन्ट्रवेंशन के बाद भी आप 1 साल तक कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, कॉन्ट्रावेंशन आपकी कंटिन्यूड है, तो उस केस में जब आप पकड़ाएंगे तो 10 साल तक की जेल हो सकती है। ओके, क्या वर्कर पे भी कोई पेनाल्टी लग सकती है? जी हाँ, वर्कर अगर यहाँ के रूल रेगुलेशन इस फैक्ट्रीज एक्ट के कोई भी तोड़ता है, जैसे कि नोटिस देना, बता देना, ये सारी चीजें कोई भी रूल तोड़ता है तो उसको 500 रुपए तक का फाइन भरना पड़ सकता है। ऑफकोर्स वर्कर पे इससे ज्यादा क्या लगाएंगे। अगर कोई फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस यूज करे तो उसको 2 महीने तक की जेल हो सकती है या 1,000 रुपया जुर्माना भरना पड़ सकता है। और अगर पेनाल्टी फॉर परमिटिंग डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड, अगर कोई पेरेंट या गार्जियन चाइल्ड से डबल एम्प्लॉयमेंट कराता है, मतलब एक ही दिन 4 घंटा एक फैक्ट्री में काम कराओ और 4 घंटा एक फैक्ट्री में काम कराओ, तो उनके ऊपर 1,000 तक का जुर्माना लग सकता है, अनटिल अनलेस वो ये प्रूव कर दें कि भैया ये हमसे बिना पूछे भाग जाता था। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सारे आपके पेनाल्टीज हैं ऑफेंसेस के। रेस्ट वी हैव डिस्कस द एंटायर चैप्टर। वी डिस्कस्ड अबाउट हेल्थ, 10 पॉइंट्स थे जिसमें क्लीनलीनेस, आपका डस्ट एंड फ्यूम, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, टेम्परेचर, लाइटिंग, वेंटिलेशन, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, स्पिटन्स, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। फिर सेफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया, सेफ्टी में कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हमने डिस्कस नहीं किए, लेकिन हाँ उसमें क्या था कि मशीन के अराउंड या फैक्ट्री में क्या क्या सेफ्टी मेजर फॉलो करने। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसमें। हजार्डस प्रोसेस के केस में क्या करना है आपको, साइट अप्रेजल कमिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक साइट अप्रेजल कमिटी रख सकती है और उससे रेकमेंडेशन ले सकती है। ये चीजें हम लोग ने डिस्कस की थी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ऑक्यूपायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 और एक सेक्शन 41C, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डिटेल प्लान लेआउट करना है, डिटेल पॉलिसी लेआउट करनी है, ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, और हजार्डस प्रोसेस, अगर हजार्डस प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, सब्सटेंसेस हैं तो उसकी हैंडलिंग और सेफ्टी मेजर वर्कर को भी बतानी है, जनरल पब्लिक को भी बतानी है। दीज आर सम पॉइंट्स। 41C में था कि हजार्डस प्रोसेस है तो आपको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति रखना है जो कि ये सब करना जानता हो, और आपके पास एक पूरा प्रॉपर मैनुअल होना चाहिए कि भाई किस तरह से ये चीजें हैंडल होती हैं। उसके बाद पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट था 41D-E-F-G-H, ठीक है, अलग अलग पावर्स थे। देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट वेलफेयर ऑफ दी वर्कर्स। वेलफेयर में क्या चीजें थी, जो चीजें आपको हेल्थ से फिर ऊपर चाहिए, बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए, ओके, जिसमें थी कैंटीन्स, फर्स्ट एड अप्लायंसेस, आपके क्रैचेस हो गए, ये सारी चीजें थी। ठीक है, सिटिंग फैसिलिटी, ड्राइंग फैसिलिटी और आपके वॉशिंग फैसिलिटीज, सेफ्टी यानी कि वेलफेयर ऑफिसर्स होने चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर तो सेफ्टी वाले पॉइंट पे कवर हो गया, फिर एक वेलफेयर ऑफिसर भी होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की।
फिर हमने सेशन में आज के डिस्कस क्या क्या किया है कि वेजेस, ओके, वेजेस, ये वीकली हॉलीडेज वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया है कि कैसे संडे को हॉलीडे होना चाहिए, नहीं होता है तो आप कॉम्पनसेट करो, 1 महीने के अंदर अंदर छुट्टी दो, नहीं तो 2 महीने के अंदर अंदर उस पूरे लीव को कॉम्पनसेट करो। ओके, ये सारी चीजें हमने वीकली हॉलीडे में बात की। हमने और बात की अडल्ट कौन है, अडोलेसेंट कौन है, चाइल्ड कौन है, यंग पर्सन कौन है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। ओके, अडल्ट कौन हो गया आपका 15 साल से ऊपर सब अडल्ट, अडोलेसेंट 15 से 18 वाला, चाइल्ड 14 साल की एज वाला और यंग पर्सन 14 से लेके 18 वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड यंग पर्सन, कितने वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है, कैसे आप काम कराओगे, ये सारी चीजें। नेक्स्ट एंड लास्टली वी डिस्कस्ड अबाउट द एनुअल लीव्स विद वेजेस, कैसे छुट्टियां मिलेंगी, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, कैरी फॉरवर्ड हो सकती है नहीं, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। I request you all to complete your notes and do this exercise, ये fill in the blanks, true and false, state multiple choice questions and the subjective question as given in your book. Please attempt them. इनको जब आप attempt करोगे तभी आपके अंदर ये confidence आएगा कि आपको हर छोटी छोटी चीज याद है। देखो, ध्यान रखो, मैं बार बार कहती हूँ कि ये जो आपके कोर्स में fill in the blanks, state true and false और multiple choice question है ना, ये आपके लिए जितने बड़े बॉम्बर हैं उतने बड़े बूगर भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा ये स्कोरिंग होते हैं उतना ही ज्यादा ये आपको फोर्स करते हैं कि आप छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दीजिए, आप छोटी छोटी चीजों को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, टाइमिंग क्या होना चाहिए काम करने का, कितना आवर्स होना चाहिए, कितने दिन की नोटिस देनी है, ये सारी चीजें आपकी फिल इन द ब्लैंक्स और ये सारी चीजों में कवर हो जाती है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, so next we'll meet up with our another chapter, another act, that is Payment of Gratuity Act. Till then you take care, bye bye.